हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रविंद्र योगी सर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के साइंस का चैप्टर 5th जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। इसके 2 पार्ट्स के वीडियो बनाऊंगा। पार्ट 1 में मैं कंप्लीट चैप्टर्स प्रोवाइड कराऊंगा और पार्ट 2 के अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये पूरा जो कंसेप्ट्स हैं इसके जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो सभी मैं इस पार्ट 1 में कंप्लीट करने वाला हूँ। स्टूडेंट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमारी फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की वो है सेल। ठीक है, लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? सेल। कई सारे सेल से ही मिलके हम बने हैं। ठीक है, तो ये सेल होता क्या है, आया कहाँ से, किसने बताया? In 1665, Robert Hooke examined the thin lines of cork through self-designed microscope. रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या किया, एक कॉर्क की स्लाइस ली और उसको देखा, किससे? सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप, यानी उन्होंने खुद ने जो माइक्रोस्कोप, कुछ इस तरह का इक्विपमेंट बनाया था, वो सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप था। तो उन्होंने कोर को यहाँ पर रखा और इस जगह से उन्होंने आइज़ लगा के इसकी लेयर को देखा। जो कोर की लेयर को देखा तो वो कुछ इस तरह से दिखी। जब इधर से देखा तो ये लेयर कुछ इस तरह की यहाँ पर रखने के बाद ये ऐसा दिखी। तो उन्होंने कहा ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट हैं ये क्या हैं? सेल्स हैं। तो इट लुक्स लाइक ए हनी कॉम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। ये बिल्कुल हनी कॉम जैसा लगता है, यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसा है, जिसके अंदर कई सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हैं। तो ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहे हैं कई सारे, ये क्या है? कई सारे सेल्स हैं। उन्होंने कहा ये जो कोर की स्लाइस है कई सारे सेल से मिलकर बनी है। उन्होंने सेल को एक लिटिल रूम भी कहा। उन्होंने कहा कि सेल क्या है? लिटिल रूम है, एक छोटा कमरा है ना। तो ये रॉबर्ट हुक के अकॉर्डिंग क्या थे? एक छोटे से रूम थे। क्लियर है? इसके बाद ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब सेल से मिलकर बनती हैं, सेल से मिलकर बनती हैं। और जो भी लिविंग थिंग होंगी उनकी जो बेसिक यूनिट होगी, उनकी लाइफ की जो बेसिक यूनिट होगी वो क्या होगी? सेल होगी। ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट है ये सेल है। तो यही लाइफ की बेसिक यूनिट होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बारे में डिटेल में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाता हूँ कि सेल के बारे में क्या एक्सपेरिमेंट किए गए। आपकी बुक एनसीईआरटी बुक में एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इन्होंने क्या किया, ऑनियन लिया, ऑनियन में और प्लांट पील में उन्होंने सेल को एक्सप्लेन किया गया है। तो उन्होंने ऑनियन की एक स्लाइस काटी, उस स्लाइस पर उन्होंने क्या किया, बारीक से बारीक जो लेयर होती है उसको कहते हैं पील। तो उन्होंने ऑनियन की एक पील निकाल ली। ठीक है, पतली सी एक पील निकाली और जो बिल्कुल थिन लेयर थी, है ना, बिल्कुल थिन लेयर थी, वो उन्होंने ऑनियन की स्लाइस में से निकाली। और उसके बाद जो माइक्रोस्कोप होता है, तो माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें नीचे एक ग्लास लगा होता है। ठीक है, कुछ इस तरह का ग्लास होता है। इस रेक्टेंगुलर ग्लास पे क्या करा उन्होंने, ऑनियन की पील को यहाँ पर रख दिया। कुछ इस तरह से उन्होंने पील को रख दिया और जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से इस पील को देखा तो ये पील जो थी, ये ऑनियन की जो पील थी वो कैसी दिखी? जब माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखा और इस पर सफरीन लगाया हुआ था। ठीक है ना, इस पील के ऊपर सफरीन लगाया हुआ था और उसको सफरीन लगाया क्योंकि इससे वो क्या है, उसका कलर दिखेगा, कुछ वो इस तरह की दिखी, ब्लू ब्लू कलर में जो दिख रही है ना, तो वो इस तरह का उसका कलर हो गया और इस तरह के कंपार्टमेंट्स बने हुए दिखे। तो उन्होंने इन्हीं कंपार्टमेंट को सेल कहा था। इस तरह के कई कंपार्टमेंट दिखे, इनको उन्होंने सेल कहा था। इस कंपार्टमेंट के ऊपर ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट होता है, उन्होंने इस डॉट को न्यूक्लियस कहा। ठीक है, ऑनियन पील के अंदर जो ये डॉट डॉट दिख रहे थे कंपार्टमेंट में, इन्हीं को उन्होंने न्यूक्लियस कहा। तो सेल, और ये जो येलो ब्लू ब्लू कलर दिख रहा है इसको उन्होंने साइटोप्लाज्म कहा। ठीक है, तो कंपार्टमेंट के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पील होगा। यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक प्लांट की एक पील ली और उसकी बिल्कुल थिन लेयर ली, उसको इस स्लैब पे रखा तो वो इस तरह की दिखी।
तो वो कुछ इस तरह की दिखी। तो इसका जो सेल था वो इसका सेल कुछ किस तरह का था, देखिए मैं आपको ये देखिए कुछ इसका सेल जो प्लांट की पील का सेल कुछ इस तरह का दिखा, है ना। और इस पील के अंदर जो ये सेंटर में बना हुआ था इसको उन्होंने न्यूक्लियस कहा, और इसमें जो ये येलो येलो अंदर भरा है सेल के अंदर इसी को उन्होंने साइटोप्लाज्म कहा था। तो इस एक्टिविटी से उन्होंने बताया कि जो भी लेयर होती हैं प्लांट की या ओनियन की, उनमें क्या होती हैं, उनमें कई सारे सेल होते हैं जिसके बीच में न्यूक्लियस होता है और अंदर उसमें साइटोप्लाज्म फिल होता है। इसके बाद स्टूडेंट वेरियस सेल इन ह्यूमन बॉडी, जो सेल होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर कई तरह के सेल पाए जाते हैं, ठीक है। तो कौन से सेल होते हैं, क्या वर्क उनके होते हैं, क्या फंक्शंस हैं, ये हम देख रहे हैं। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कई सारे सेल्स हैं उसमें से एक सेल है ब्लड सेल। ये जो आप रेड से दिख रहे हैं इनको कहते हैं ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। ये ब्लड सेल्स कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे तो ये होता है हमारा बोन सेल, जो बोन में पाया जाता है उसको कहते हैं हम बोन सेल, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है आपके मसल सेल। जो मसल सेल हैं ये हमारी बॉडी में मसल्स में पाए जाते हैं जिसके कारण हम बॉडी को मूव कर पाते हैं, तो ये मसल सेल्स होते हैं। ये ओवम क्या होता है, ये ओवम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता सेल होता है, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है ओवम। और ये फैट सेल है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर फैट्स होता है उसका सेल कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। और आप देख रहे हैं इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो ये फैट सेल समझ में आ गया। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम स्पर्म बोलते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है और ये न्यूरॉन्स है जिससे मैसेज हमारी बॉडी से माइंड तक ट्रांसफ़र होते हैं और वापस लाए जाते हैं। तो ये कई तरह के सेल्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। जैसा कि आपने देखा ये सभी तरह के सेल हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब हम ऑर्गेनिज्म देखेंगे और किसके बेसिस पे देखेंगे, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल के नंबर के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो ऑर्गेनिज्म है जो सेल के बेसिस पे 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर सेल ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इट इज़ ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ऑल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल एंड इट्स लाइफ स्पान इज शॉर्ट। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। जो सिंगल सेल से बने होते हैं ऑर्गेनिज्म उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, क्लियर है। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये जो सिंगल सेल होता है यही सारे फंक्शन करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। सिंगल सेल से ही इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सारे फंक्शन होते हैं। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी लाइफ स्पान भी शॉर्ट होती है, यानी ये बहुत कम समय के लिए ही जीवित रहते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। जैसे मैंने ये एक इरेगुलर स्ट्रक्चर बनाया, ये अमीबा है और इसके बीच में इसका न्यूक्लियस है, तो इस तरह का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये अमीबा। इसी तरह बैक्टीरिया और पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं इसके सेकंड टाइप की। तो सेकंड टाइप है इसका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक तरह का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इट जो मल्टी सेलुलर नाम से पता चल रहा है कई सारे सेल से मिलके जो बना है, ठीक है। तो इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कई सारे लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से मिलकर बनते हैं। डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एंड इट्स लाइफ स्पान इज लॉन्ग। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कई सारे नंबर ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं और ये जो डिफरेंट सेल होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लाइफ स्पान क्या होती है, लॉन्ग होती है। अब एग्जाम्पल की बात करें
तो इसके एग्जाम्पल हो गए ह्यूमन, ट्रीज, एनिमल्स, एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट व्हाट इज ए सेल मेड अप ऑफ। सेल किससे बना है? एवरी सिंगल सेल डू बेसिक फंक्शन। जो सिंगल सेल होता है, हर सिंगल सेल वो कुछ बेसिक फंक्शंस करता है। क्या करता है? कौन कौन से बेसिक फंक्शंस करता है? जैसे कि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, डाइजेशन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, एक्सेट्रा। तो जो भी हर सेल होगा, हर सिंगल सेल गैसों का एक्सचेंज करेगा। जैसे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं, है ना। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स इसका रिवर्स करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। ह्यूमन के जैसे में डाइजेशन वगैरह प्रोसेस होते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये सारे फंक्शंस करते हैं सेल, हर सिंगल सेल करता है। सेल के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। 3 मेन कंपोनेंट कौन कौन से उनको देखते हैं, ठीक है। जो 3 मेन कंपोनेंट है सेल के, उसमें पहला है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। जैसा कि अभी हमने ओनियन का ये जो ब्लैक सी जो लाइन दिख रही है, उसकी बाउंड्री दिख रही है, इसको ही हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो वो इस तरह का होता है प्लांट सेल के अंदर। अब अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो ये जो बॉडी का जो बाहर आउटर कवरिंग है, इसी को क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। तो ये मेन कंपोनेंट था सेल का फर्स्ट। तो ये आपको समझ में आ गया सेल मेम्ब्रेन क्या होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेल में किधर है और प्लांट सेल में किधर है। अब इसके बाद इसका जो सेकंड कंपोनेंट है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? ये देखो आप, जैसा मैंने आपको बताया था, ये ब्लैक से इसमें बीच में जो डॉट होते हैं, सेल के जो सेंटर में जो डॉट होता है उसी को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ऐसे एनिमल सेल के अंदर ये देखो आप बना हुआ है ना, ये डार्क ग्रीन में, ये क्या है? न्यूक्लियस है। तो ये सेंटर में पाया जाता है। इसके बाद साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? जो ये लाइट ग्रीन के अंदर ये पूरा जो लिक्विड भरा है, ये क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये तो प्लांट में था, ये एनिमल में था, और ये प्लांट में जो ये ब्लू कलर का अंदर लिक्विड भरा है, इसी को क्या कहते हैं? हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये सेल के 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसको 1 बाय 1 करके और हम डिटेल में स्टडी करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो इनको आप समझिएगा। चलिए इसमें पहला देखते हैं अब हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, है ना, या फिर इसे हम प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन कहा जाए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, एक ही बात है। इट इज़ द बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम सराउंडिंग्स। ये एक बाउंड्री होती है हर सेल की जो सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म को उसके बाहर से, ठीक है, बाहर के सराउंडिंग से सेपरेट करने वाली बॉडी होती है। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इन बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, दोनों में पाई जाती है, जैसा मैंने अभी आपको समझाया था, प्लांट में और एनिमल में दोनों। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। इट इज़ सेलेक्टिवली प्रेम्बली इन नेचर, इट अलाउज सम मिनरल्स इन एंड आउट द सेल। ये जो है सेल मेम्ब्रेन वो सेलेक्टिवली प्रीमेबल होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। यानी ये क्या करती है, कुछ मिनरल्स को, किन मिनरल्स को अंदर आना है या किन मिनरल्स को बाहर जाना है, ये डिसाइड करती कौन है? सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर कौन सी गैसेस को आना या जाने का जो डिसीजन लेती है वो कौन लेती है? सेल मेम्ब्रेन लेती है, ठीक है। और वाटर वगैरह, तो ये कुछ मिनरल्स होते हैं, इन्हें हम आगे नेक्स्ट पेज में थोड़ा अच्छे से डिटेल में। अभी आपको समझ में आया कि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली प्रिमली है इन नेचर में, जो अलाउ करती है मिनरल्स को अंदर आने या बाहर जाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एंड रीयूनिटेड। ये फ्लेक्सिबल होती है, इसको फोल्डेड किया जा सकता है, इसको ब्रोक भी किया जा सकता है, और ये रीयूनिटेड भी होती है। स्टूडेंट अब बात करते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अभी मैंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ सब्सटेंसेस अंदर आ सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। तो ये क्या होते हैं और कैसे होते हैं, इसके बारे में अब हम देख रहे हैं। तो अब हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो मूवमेंट हो रही है सब्सटेंस की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो किस तरह से हो रही है और उन प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले इसमें है डिफ्यूज़न और दूसरा है ओस्मोसिस।
तो डिफ्यूज़न क्या होता है? इट इज़ द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। ये एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है सब्सटेंस की जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन रीजन के में जाती है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट जो हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की ओर चलती है। सपोज करो जैसे हम गैसों की बात करते हैं, ठीक है, तो प्लांट जो एनिमल सेल होते हैं वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगी। और वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे जाएगी? देखिए, जैसे ये बाहर का रीजन है, तो बाहर के रीजन में ऑक्सीजन अगर प्रेजेंस, ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है अगर हाई होगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होगा और अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। तो ये ऑक्सीजन क्या होगी? इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आ जाएगी, ठीक है, सेल के अंदर आ जाएगी ये ऑक्सीजन। और अगर इस तरह से अंदर आ जाएगी, अगर सपोज करो ऑक्सीजन अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो क्या हो जाएगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यानी अंदर से बाहर ऑक्सीजन निकल जाएगी। तो इसे ही हम कहते हैं डिफ्यूज़न। समझ में आया आपको डिफ्यूज़न क्या होता है? तो ये इस तरह से स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का, है ना, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम कंसेप्ट देखते हैं इसके अंदर ऑस्मोसिस के बारे में। तो ऑस्मोसिस क्या है? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑस्मोसिस। जो अभी हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बारे में, वही हम क्या देख रहे हैं? कंसेप्ट है वाटर के बारे में। तो वाटर का कंसेप्ट भी यही है, सेम ये भी क्या है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगी। जो वाटर होता है वो भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। अगर वाटर का लेवल बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर अगर कम है तो वाटर सेल के अंदर आ जाएगा, और अगर अंदर वाटर का लेवल ज़्यादा है और बाहर कम है तो ये सेल में से वाटर बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ में आया मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। और ऑस्मोसिस को क्लियर है स्टूडेंट। अब हम देखते हैं व्हाट हैपन व्हेन सेल पुट इन अ वाटर सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड साल्ट। जब हम सेल को पुट करते हैं वाटर सॉल्यूशन ऑफ शुगर या साल्ट, तो यहाँ हम शुगर को कंसीडर कर रहे हैं। हमने शुगर का एक वाटर सॉल्यूशन लिया है और इसके अंदर सेल को क्या किया? पुट किया। तो क्या होगा, क्या एक्टिविटी होगी, इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं हम क्या एक्टिविटी होगी। तो इसमें 3 कंडीशंस बनेंगी। पहली कंडीशन में क्या है? वाटर लेवल अंदर ज़्यादा है सेल के और बाहर कम है, ठीक है। दूसरे में वाटर लेवल सेल के अंदर और बाहर दोनों तरफ इक्वल है। और तीसरे में सेल के बाहर वाटर का लेवल ज़्यादा है और अंदर सेल के अंदर वाटर का लेवल कम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इसी कंडीशन के बिहाफ पे जो सॉल्यूशन होगा वो 3 टाइप का हो जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन 3 टाइप का होगा। तो इसमें पहले हम देख रहे हैं, पहला जो सॉल्यूशन होगा उसको हम क्या बोल देंगे? पहले सॉल्यूशन को हम कह रहे हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेस देन इनसाइड द सेल। जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेस देन, बाहर कम है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ऐसे में क्या होगा? ये जो सेल होगा इससे क्या होगा? वाटर बाहर की तरफ निकल जाएगा। बाहर जाने के बाद जो सेल होगा वो क्या करेगा? श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ये सेल क्या हो जाएगा? वाटर इसमें से बाहर निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा? देखो सेल लूज कर देगा वाटर को और श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको कहेंगे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं सेकेंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, जिसमें देखो इसमें क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में इक्वल कंसंट्रेशन आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल। इसमें इक्वल कंसंट्रेशन होती है सेल के अंदर और बाहर। अगर सेल के अंदर और बाहर इक्वल होती है तो क्या होता है? इसमें ना तो सेल ड्यू टू दिस सेल गेन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर विच इज़ लूज्ड। ये जितना वाटर लूज करता है उतना ही वाटर गेन कर लेता है। तो इस सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है?
आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस सेल से जितना भी वाटर बाहर जाएगा उतना ही अंदर आ जाएगा, ठीक है। इस सिचुएशन को हम आइसोटोनिक। तीसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन इनसाइड द सेल। इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये बाहर का वाटर सेल के अंदर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा ना। तो ड्यू टू दिस सेल गेन वाटर, तो यानी सेल जो बाहर से वाटर को अंदर ले लेगा सेल, ठीक है। जैसा कि आपको दिख भी रहा है, ये येलो येलो है, ये बता रहे हैं कि ये सेल क्या कर रहा है, गेन कर रहा है वाटर को। एंड और इसके बाद ये स्वेल अप हो जाएगा, यानी ये फूल जाएगा। फूलने के बाद ये बस्ट हो जाएगा, यानी फूट जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो समझ में आया आपको तीनों टाइप, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसके बाद स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं एक बार और, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेनेशन में आपको समझा देता हूं ताकि ये तीनों चीज़ें आपको और क्लियर हो जाए। देखो स्टूडेंट, इस हाइपरटोनिक के अंदर क्या है, सेल के अंदर वाटर का लेवल ज़्यादा है और टम्बलर में कम है, तो अंदर का वाटर बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही इसका क्या होगा, फ्लो बाहर जाता है ना, ये जैसा मैंने आपको अभी समझा। इसी तरह आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, सेल के अंदर जो वाटर लेवल है उतना ही वाटर लेवल किस में है, टम्बलर के अंदर है। तो सेल के अंदर वाटर लेवल और टम्बलर के अंदर का जो वाटर लेवल है वो दोनों क्या है, बराबर है। तो ये सेल जितना वाटर बाहर लूज़ करेगा उतना ही टम्बलर से गेन कर लेगा। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं, इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तीसरा था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में देख रहे हैं आप, वाटर का कंसंट्रेशन टम्बलर में ज़्यादा है और सेल के अंदर इसका कंसंट्रेशन कम है। तो ये क्या होगा, ये वाटर टम्बलर से सेल के अंदर चला जाएगा। जैसे ये इसके अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वाटर को गेन करेगा सेल, तो सेल स्वेल अप हो जाएगा और बस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब आप, आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें जो सेल जो लिए गए हैं, ये जो सेल मैंने आपको बना के दिए हैं, इन सेल में हम राइजिन्स ले सकते हैं, इसको हम राइजिन्स मान सकते हैं या हम इसको एग भी मान सकते हैं। राइजिन्स यानी किशमिश, तो ये किशमिश मान सकते हो या एग मान सकते हो। जैसे अगर फर्स्ट के अंदर किशमिश रख दोगे तो किशमिश क्या हो जाएगी, इसमें से वाटर बाहर चला जाएगा तो किशमिश क्या हो जाएगी, सुकड़ जाएगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन में किशमिश जैसी है वैसी जो जितना वाटर लूज करेगी उतना गेन कर लेगी। और तीसरी कंडीशन के अंदर जो किशमिश होगी इसके अंदर वाटर स्वेल अप गेन कर लेगा और वाटर फिल हो जाएगा, तो वो स्वेल अप हो जाएगी। स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम सेल वॉल की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये 3 सेल बने हुए हैं। तो सेल वॉल क्या है, इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। ये जो अभी हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन क्या थी, आउटर कवरिंग थी, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, यानी आउटर के भी बाहर एक लेयर बन रही है, उसको बोलते हैं कवर बन रहा है, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है, सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है और इट इज़ एब्सेंट होती है इन एनिमल सेल में। सेल वॉल एनिमल सेल के अंदर नहीं पाई जाती है और प्लांट सेल में पाई जाती है। इट इज़ रिजिड, स्ट्रॉन्ग, पोरस एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। सेल वॉल जो है रिजिड है, स्ट्रॉन्ग है, पोरस है और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। नॉन लिविंग का मतलब ये डेड है, ठीक है। तो सेल वॉल डेड होती है, समझ में आया। और सेल वॉल का नेक्स्ट है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोस। जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोस की बनी होती है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है सेल वॉल किसकी बनी है। तो सेल वॉल किसकी बनी है, सेल्यूलोस की बनी है, ठीक है। और ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती है सेल वॉल, ये भी आपको ध्यान रखना है। सेल वॉल ऑफ 2 सेल्स आर जॉइंड बाय ए लेयर ऑफ लेमिली। जो सेल वॉल होती हैं 2 से ज़्यादा सेल की जो को ज्वाइन करने वाली लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेमली बोलते हैं, लेमेली बोलते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें सेल मेम्ब्रेन क्या है और सेल वॉल क्या है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट ये 3 सेल हैं जो आपस में ज्वाइन है,
जैसा कि आपको दिख रहा है ये तीनों सेल आपस में ज्वाइन है। तो इसके अंदर ये जो ये येलो येलो लाइन दिख रही है आपको, ये जो मैं इसको वाइट वाइट करता जा रहा हूँ, तो ये जो अंदर वाली जो लाइन है ये तो हमारी क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। ठीक है, इसको तो हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और बाहर ये जो दो लेयर बन रही हैं, इन दोनों लेयर को मिला के हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों लेयर को हम सेल वॉल कहते हैं। जो बाहर वाली है वो प्राइमरी सेल वॉल है और जो अंदर वाली है वो सेकेंडरी सेल वॉल है। तो इस तरह की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको हमने क्या कहा है, सेल वॉल का है। अब आपको समझ में आया ना कि सेल वॉल क्या है। तो ये बाहर की दोनों लेयर है ना, ये दोनों लेयर क्या है, सेल वॉल हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमने लैमली के बारे में, तो जो ये देखो आप ये सभी सेल एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कनेक्टेड हो रहे हैं। ये एक जो ऑरेंज सी लेयर दिख रही है आपको, ठीक है, ये ऑरेंज सी लेयर है जिसके कारण ये तीनों सेल क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड हुए हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, लैमली बोलते हैं। अब आपको समझ में आया लैमली क्या है और सेल वॉल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है। तो इस तरह से होता है। ठीक है, तो सेल वॉल के बारे में आपको समझ में आ गया कि सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग है। एनिमल के अंदर ये एब्सेंट होती है, प्लांट्स में पाई जाती है, स्ट्रॉन्ग होती है, पोरस होती है, नॉन लिविंग और रिजिड है, और ये सेल्यूलोज की बनी है। क्लियर है। अब हम देख लेते हैं फंक्शन क्या है, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल का फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप टू द सेल। ये सेल को डेफिनेट शेप देने का काम करती है। ठीक है, सेल वॉल डेफिनेट शेप देने का काम करती है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द सेल, ये सेल को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराती है। स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का मीन्स हो गया कि ये सेल वॉल जो होती है वो जैसे प्लांट में पाई जाती है तो प्लांट को ख़राब नहीं होने देती है। ठीक है, ये बाहर की स्ट्रॉन्ग रिजिड होती है ना, तो ये इस कारण से क्या है, ये सेल को ब्रेक नहीं होने देती है। और सेल क्या हो जाता है, जैसा है वैसा बना रहता है। मतलब जैसे प्लांट्स का, जैसे हम टमाटर की बात करें तो उसके ऊपर एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। वो सेल वॉल की वजह से वो क्या होता है, टमाटर मजबूत बना रहता है, वो ख़राब नहीं होता है। ठीक है, तो ये सेल वॉल का काम था। इसके बाद सेल वॉल का नेक्स्ट पॉइंट है, जो सेल वॉल है, इट इज़ ए प्रीएम्बल एंड अलाउ सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट साइज। ये प्रेम्बल होती है, यानी ये जो डिफरेंट साइज़ के सब्सटेंस होते हैं उनको अलाउ करती है। ठीक है, जैसे सेल मेम्ब्रेन का रोल था वैसे ही सेल वॉल का भी रोल होता है। ठीक है, जो वाटर वगैरह है उसको अलाउ करने का काम करती है ये, कि सेल के अंदर जाना चाहिए या नहीं चाहिए। और ये बना होता है सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, सेल वॉल जो बनी है किसकी बनी है, सेल्यूलोज की बनी होती है। अब स्टूडेंट हम देखते हैं सेकंड कंपोनेंट, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, देखिए जैसा कि मैंने बताया था, ये ओनियन पील ली थी तो इसके अंदर ये जो ब्लैक सा डॉट बन रहा है, ये जो ब्लैक डॉट है ये क्या था, यही था हमारा न्यूक्लियस। प्लांट सेल के अंदर क्या था, न्यूक्लियस। इसी तरह से अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो इसके अंदर ये जो डार्क ग्रीन बन रहा है इसी को कहते हैं हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जब भी हमें न्यूक्लियस को देखना है तो उस पर जो पील होगी उस पर सैफरीन या आयोडीन डालनी पड़ेगी। सैफरीन और आयोडीन के इस पर डालने से क्या होता है, इसके ऊपर कलर आने लग जाता है। जब इस पर कलर आ जाता है तो ये हम माइक्रोस्कोप से जब इसे देखते हैं तो इसका न्यूक्लियस हमें क्लियरली विजिबल होता है। ठीक है, तो इस तरह से न्यूक्लियस को देखा जाता है। अब ये जो सैफरीन और आयोडीन का यूज़ करना क्यों ज़रूरी है ये समझ में आ गया आपको। अगर इसका यूज़ नहीं करेंगे तो इस लेयर के ऊपर कलर नहीं आएगा, अगर कलर नहीं आएगा तो माइक्रोस्कोप से ये अच्छे से विजुअल नहीं हो पाएगा। तो न्यूक्लियस क्या है, इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स द सेलुलर एक्टिविटीज़। जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है और डायरेक्ट करता है और कंट्रोल करता है। सेलुलर एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन यूकैरियोटिक सेल्स ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट वाइल इन प्रोकैरियोटिक सेल ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पर जो ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है और प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है और वेल डिफाइंड होता है, यानी अच्छे से विजुअल होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और ये वेल डिफाइंड नहीं होता, यानी ये अच्छे से नहीं दिखता है, यानी नहीं दिखता है इसके अंदर।
तो यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी इतना समझ में आया, यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब न्यूक्लियस का नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज़ ए डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर डबल, ये जो देख रहे हो आप जैसे सेल मेम्ब्रेन थी, ऐसी न्यूक्लियस के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन लगी होती है जो डबल लेयर होती है। ठीक है, तो ये डबल लेयर, जैसे ये न्यूक्लियस है इसके ऊपर डबल लेयर कवरिंग लगी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के ऊपर लगी है इसलिए इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो ये सेल वॉल के ऊपर लगी होती है, इस तरह से लगी होती है, इस तरह से ये पूरी गोल बनी होती है और इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स विच रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन और आउट ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर पोर्स बने होते हैं, छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं मटेरियल के मूवमेंट को। ये जो पोर लगे होते हैं ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं मटेरियल के मूवमेंट को, कि न्यूक्लियस के अंदर कौन सा मटेरियल इन हो सकता है या कौन सा मटेरियल आउट होगा। ठीक है, तो ये जैसे सेल मेम्ब्रेन का वर्क था वैसे ही किसका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या करती थी, साइटोप्लाज्म में क्या आना है या नहीं आना ये डिसाइड करती थी। इसी तरह से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में क्या चीज़ इन होगी और क्या चीज़ आउट होगी उसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है, इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट कंटेन न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिक मटेरियल। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके अंदर एक तो न्यूक्लियस होता है जो कि एक लिक्विड होता है। ठीक है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस होता है जो कि क्या है, एक लिक्विड है, और इसके साथ में क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन मटेरियल पाए जाते हैं। अब ये क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्रोमेटिन मटेरियल की। ठीक है, तो क्रोमेटिन मटेरियल क्या होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डीएनए। जो क्रोमेटिन मटेरियल है इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है और प्रोटीन पाए जाते हैं। डीएनए क्या होते हैं, डीएनए होते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ये आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है, इसको याद रखना। डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। जो क्रोमेटिन मटेरियल है, जो क्रोमेटिन मटेरियल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे धागा होता है उसी तरह के क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं। अब क्रोमोसोम्स की बात करते हैं। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, या जिसे हम पाइप लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो क्रोमोसोम्स किस में होते हैं, क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन मटेरियल के ही बने होते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स हैं क्रोमेटिन मटेरियल के बने होते हैं, और ये क्या करते हैं, जो इनहेरिटेंस होते हैं, जो हमारे इनहेरिटेंस फीचर्स होते हैं उनको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन में डीएनए थे और क्रोमोसोम्स क्या हैं, क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन मटेरियल में होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनहेरिटेंस करते हैं फीचर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल की। टाइप्स ऑफ सेल जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। तो ये क्या होते हैं इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेल में। तो फर्स्ट है इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा है इसमें यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वेरी माइन्यूट इन साइज। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो काफ़ी साइज़ में छोटे होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज़ होता है काफ़ी माइन्यूट होता है, छोटा होता है यानी। और न्यूक्लियर रीजन नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो इसका न्यूक्लियर रीजन होता है, जैसे ये सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, तो इसका जो न्यूक्लियस रीजन होता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है, यानी इसके चारों तरफ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। ठीक है, तो इस प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है और सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट, और इसके अंदर क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल की करें तो हम एग्जाम्पल बैक्टीरिया।
नेक्स्ट हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या है, लार्ज इन साइज, ये साइज में क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है। जैसे प्रोकैरियोटिक तो माइन्यूट था, यूकैरियोटिक साइज में क्या है, लार्ज है, काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है। न्यूक्लियस सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका जो न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस होता है ये सराउंडेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। ठीक है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्लियर है। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर का एग्जांपल देखें तो हम अमीबा, ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल हैं। तो आपको क्लियर हो गए। अब हम तीसरे इम्पॉर्टेंट कंटेंट की बात करते हैं जो कि था साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म क्या होता है इसकी बात करते हैं। स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म क्या है, द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल। ये जो सेल के अंदर क्या होता है, एक लिक्विड जेली टाइप सा पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। जैसा कि आप ये प्लांट सेल के अंदर देख पा रहे हैं, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर ये जो ब्लू सा जो पार्ट दिख रहा है आपको अंदर का, ये लिक्विड जो होता है ये इसी को कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। ये तो प्लांट सेल की बात होगी। अगर यही चीज़ हम एनिमल सेल के अंदर देखें तो ये एनिमल सेल के अंदर ये जो लाइट ग्रीन सा जो लिक्विड दिख रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है, द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल इन विच द अदर ऑर्गेनेल्स फ्लोट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये एक लिक्विड पार्ट होता है सेल का जिसके अंदर दूसरे ऑर्गेनल्स फ्लोट करते हैं। ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अब ये ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर कई ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे लाइक हार्ट हो गया, है ना, लीवर हो गया, और इस तरह के ऑर्गेनल सेल के अंदर भी पाए जाते हैं, उन्हें सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है। जो सेल ऑर्गेनल्स क्या करते हैं, ये इंटरनल ऑर्गेन्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये स्पेसिफिक जॉब करते हैं जिसके कारण ही सेल अलाइव रहता है। ठीक है। ये ऑर्गेनल्स फ्लोट, समझ में आया। अब ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं, ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म 2 टाइप का होता है। एक इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है साइटोसोल और सेकंड पार्ट होता है इसका सेल ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्म जो है इसमें 2 चीज़ें होती हैं, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनल्स। तो साइटोसोल क्या है, द एक्वस कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का जो एक्वस कंपोनेंट, एक्वस का मतलब हो गया वाटर वाला कंपोनेंट होता है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल कहते हैं। ठीक है। और सेल ऑर्गेनल्स जैसा मैंने अभी समझाया था, इसे एक बार देख लेते हैं। दीज आर द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट स्पेसिफिक जॉब टू कीप द सेल अलाइव। ये एक इंटरनल ऑर्गन होता है सेल के अंदर। क्या होता है, जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं अंदर, उन जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं स्पेसिफिक जॉब करने के लिए। ठीक है। जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पेसिफिक जॉब करने के लिए जिसके कारण सेल अलाइव रह सकता है, उन्हीं को क्या कहते हैं हम, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं जो स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें ही हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। स्टूडेंट, अब आपके लिए क्वेश्चन है कि वाई वायरस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर इन लिविंग बॉडी। जब तक वायरस लिविंग बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर जाता तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों शो नहीं करता, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्लियर है। अब स्टूडेंट बात करते हैं हम सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स अभी आपको समझ में आ गया, सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं उनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, जो स्पेसिफिक जॉब करते हैं जिसके कारण सेल अलाइव रह पाता है। ठीक है। तो सेल ऑर्गेनल्स क्लियर है आपको। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स और भी समझ लेते हैं। जो सेल ऑर्गेनल्स होता है, ये जो सेल ऑर्गेनल्स है, लिविंग पार्ट ऑफ सेल हैविंग डेफिनेट शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल ऑर्गेनल होता है वो लिविंग पार्ट होता है, सेल का जो लिविंग पार्ट होता है जिसका डेफिनेट तो साइज होगा, शेप होगा, और इसका एक स्ट्रक्चर भी वेल डिफाइन होता है एंड फंक्शन करता है बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, ये फंक्शनों को बाउंडेड करता है। ठीक है। इसे तो ये है हमारा सेल ऑर्गेनल्स। अब ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये बेसिकली तो होते हैं 10 टाइप्स के हैं, अप्रोक्स 10 टाइप्स के हैं, बट आपके सिलेबस में 6 टाइप्स के ही ऑर्गेनल्स लिए गए हैं जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है।
आपके क्लास 9th में सिर्फ 6 है। फर्स्ट है आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, इसे हम शॉर्ट में ER लिखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम को हम ER। दूसरा है गोल्जी एपरेटस, तीसरा है लाइसोसोम्स, और चौथा ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर फिफ्थ है प्लास्टिड्स और सिक्स्थ है वैक्यूल्स। तो ये 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स हैं जो आपके सिलेबस में इसको हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जब ये 6 पढ़ लेंगे तो ये एक राइबोसोम भी होता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये क्या होते हैं और कैसे फंक्शन करते हैं इनको हम बाद में पढ़ेंगे, पर ये सेल के अंदर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैसे दिखते हैं, सबसे पहले हम इनको उसमें देखते हैं। ठीक है, प्लांट सेल में देखेंगे, उसके बाद एनिमल सेल में। तो प्लांट सेल के अंदर हम सारे ऑर्गेनल्स देख रहे हैं कि ये ऑर्गेनल्स कैसे दिखते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप देख रहे हैं, ये एक प्लांट सेल का डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। इसके अंदर जो ये बाहर लेयर होती है इसको तो हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, जो आउटर लेयर है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल, और जो ये अंदर की जो लेयर है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके बीच में जो ये है इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। और ये जो गोल गोल से दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे से, ये होते हैं लाइसोसोम होते हैं। और ये जो पैरेलल लाइंस दिख रही हैं पैरेलल से, इसको बोलते हैं हम गोल्जी एपरेटस। और ये इस तरह का जो शेप है ये है क्लोरोप्लास्ट, जिसे प्लास्टिड्स भी कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स कहा जाता है। इस तरह से ये प्लास्टिड्स इससे प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद है ER, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये दिख रहे हैं आपको, ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं आपको ये बना के भी दिखा दूंगा अभी। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, और इसके बाद ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। और ये जो सारे ऑर्गेनेल्स जिस लिक्विड के अंदर हैं, इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारा था प्लांट सेल। अब स्टूडेंट इसके बाद ये एक हमारा राइबोसोम भी रह गया। ये राइबोसोम क्या होता है, जो ये ER होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर छोटे छोटे से ये होते हैं, इनको कहते हैं हम राइबोसोम। देखो ये आपका रेक्टिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया। इस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर ऐसे छोटे छोटे से गोल गोल से ये लगे होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये राइबोसोम के बारे में इस चैप्टर के सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे। ये जो आपको दिख रहे हैं ना ER के ऊपर लगे हुए, यही है राइबोसोम। अब स्टूडेंट हम देख लेते हैं एनिमल सेल के बारे में भी। अब हम देख लेते हैं कि इनमें प्लांट सेल की तरह एनिमल सेल में भी ये सारी चीज़ें किस तरह से प्रेजेंट होती हैं। स्टूडेंट ये है एनिमल सेल का डायग्राम। तो ये जो एनिमल सेल का डायग्राम कुछ इस तरह का होता है जैसा कि आपको दिख रहा है। इसके अंदर ये जो आउटर लेयर होती है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये पैरेलल से जो दिख रहे हैं ये होते हैं गोल्जी एपरेटस। क्लियर है। राइबोसोम को भी हम बाद में देखेंगे। इसके बाद जो ये सेंटर में जो बना हुआ है ना, ये जो वायलेट सा दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये छोटे छोटे से जो दिख रहे हैं आपको, इन्हें हम बोलते हैं लाइसोसोम्स, ये गोल गोल हैं जो। और ये है, इसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और इसके ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है। इस तरह से ये माइटोकॉन्ड्रिया पूरे सेल के अंदर रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ER, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये जो लेयर सी दिख रही है आपको इस तरह की, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। ठीक है, और ये जो सारे ऑर्गेनेल्स हैं, ये जो सारे ऑर्गेनेल्स अभी हमने जो देखे जिस लिक्विड में प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो लिक्विड दिख रहा है आपको, ये सारा लिक्विड क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। क्लियर है। तो ये इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। अब राइबोसोम रह गया था। अब राइबोसोम क्या होता है, जैसे प्लांट सेल में देखा था आपने कि ER के ऊपर ये छोटे छोटे से बने हुए हैं, इन्हीं को क्या कहते थे हम, राइबोसोम्स। तो यहाँ भी ये सेम उसी तरह से होते हैं जैसे प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में भी सिमिलर ही ये होते हैं। इनको कहा जाता है राइबोसोम्स कहा जाता है। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये आपको समझ में आया। अब इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक सेल ऑर्गेनेल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट सेल ऑर्गेनल है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इट इज़ द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। दीज आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है वो एक नेटवर्क
मेम्ब्रेन्स का एक नेटवर्क होता है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और ये केवल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होता है, और मेम्ब्रेन्स का क्या है, ये नेटवर्क है। ये 2 टाइप का होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, यानी ER 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन से होते हैं इसको देख लेते हैं। एक ACR, एक RER, ये 2 टाइप्स होते हैं। ACR का मतलब हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और RER का मतलब हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो जो ये ACR होता है और RER क्या है, इनको भी समझ लेते हैं। तो ACR के बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो ACR, इट मेड ऑफ ट्यूबल्स, इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर्स ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, स्टेरॉइड्स, लिपिड्स, राइबोसोम आर एब्सेंट। जो ACR होते हैं ये बने होते हैं किसके, ट्यूबल्स के, और जो हेल्प करते हैं, किस में हेल्प करते हैं, मैन्युफैक्चर करने में, फैट मॉलिक्यूल्स, स्टेरॉइड्स और लिपिड की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं। ये ट्यूबल्स वगैरह क्या होते हैं इसे हमें आगे समझेंगे। अभी आप ये समझ लो कि ACR जो होते हैं वो हेल्प करते हैं मैन्युफैक्चर करने में मॉलिक्यूल्स, फैट मॉलिक्यूल्स की, स्टेरॉइड्स की और लिपिड्स की। और जो ACR होता है उसमें क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, राइबोसोम क्या है इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर ACR के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। राइबोसोम जो होता है वो क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। ठीक है, इसलिए इसे राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो राइबोसोम ये इस ACR में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इट इज़ मेड ऑफ वेसियल्स, हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन एंड कंटेन राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। ये जो बना होता है ये किसका बना होता है, वेसियल्स का बना होता है, और ये हेल्प करता है किसकी मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। ठीक है, और इसके जो सरफेस होता है उस पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। RER में भी सरफेस पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ACR में भी राइबोसोम प्रेजेंट है, RER में भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो ये था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और उसके टाइप्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट फंक्शन ऑफ ER। जो फंक्शन क्या है ER के फंक्शंस देख लेते हैं हम। तो इसका जो पहला फंक्शन है, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, ये जो ER है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और इट प्रोवाइड स्पेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। इसके अंदर क्या होती हैं, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं कई सारी। ठीक है, तो ये इसके फंक्शन था। इसका नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। जो ER होता है वो हेल्प करता है फैट्स और स्टेरॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसिस करने में ये मदद करता है। ठीक है, ER का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, इट हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशंस ऑफ पॉइजनस प्रोडक्ट। जो हमारी बॉडी के अंदर जो पॉइजनस प्रोडक्ट बनते हैं, जहरीले जो प्रोडक्ट बन जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसको डिटॉक्सिफिकेशन यानी उसको ये ख़त्म कर देता है। ठीक है, ER क्या कर देता है, हमारी बॉडी के अंदर जो पॉइजनस प्रोडक्ट बने हैं उसको नष्ट करने का काम भी कौन करता है, एंड ER करता है। ठीक है, एंड क्लियर है, तो समझ में आया आपको। और इसके बाद इसके कुछ और पॉइंट भी हैं, इसको भी हम देखते हैं। सम ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प्स इन बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जो ER होता है वो क्या, सम ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी बिल्डिंग में हेल्प करता है प्रोटीन और लिपिड बनाने में। ठीक है, कुछ प्रोटीन एंड लिपिड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं सेल मेम्ब्रेन बनाने में, और इस प्रोसेस को कहा जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। प्रोटीन ऑल्सो सेंड टू वेरियस प्लेस इन सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। इसमें जो ER क्या करता है, प्रोटीन को ले जाता है कई स्थानों पर जहां सेल के अंदर ज़रूरत होती है, उन तक ले जाने का काम कौन करता है, ER करता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम करता है। ठीक है, इसके साथ साथ ER के साथ साथ गोल्जी अपरेटस भी ये वर्क करता है।
तो नेक्स्ट हम देखते हैं गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस क्या है? गोल्जी एपरेटस एक सिस्टम होता है। इट इज़ ए सिस्टम ऑफ ट्यूबल्स एंड मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स अरेंज पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टेंस। ये एक सिस्टम होता है, ठीक है। गोल्जी एपरेटस क्या है? एक सिस्टम है जो ट्यूबल्स और मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं इसके अंदर। अब ये ट्यूबल्स और मेम्ब्रेन्स कैसे बाउंडेड होते हैं इसको हम नेक्स्ट पेज पे देख रहे हैं। और ये इस तरह से अरेंज होते हैं कि ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये ट्यूबल्स और मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स क्या होती हैं? एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इसे हम सिस्टम्स बोलते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं गोल्जी एपरेटस का फंक्शन क्या है। गोल्जी एपरेटस का फंक्शन है लिपिड्स एंड प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन ईआर आर पैक्ड एट गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो लिपिड और प्रोटीन होते हैं जो सिंथेसाइज्ड होते हैं ईआर में, उनको पैक करता है एट गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। तो ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से जो प्रोटीन बने थे उनको पैक करता है गोल्जी का, और ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। गोल्जी एपरेटस जो ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है मटेरियल, उसको किसको सेल के अंदर आना है और किसको सेल के बाहर जाना है, ले जाने का काम कौन करता है? अंदर और बाहर ले जाने का काम गोल्जी एपरेटस करता है, ठीक है। और गोल्जी एपरेटस इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लैम्बले। जो गोल्जी एपरेटस होता है वो मिडिल लैम्बले के फॉर्मेशन में भी मदद करता है। लैम्बले आपको समझ में आया? जब दो सेल जुड़े होते हैं तो उनके बीच में जो बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? लैम्बले बोलते हैं। तो ये लैम्बले के फॉर्मेशन में भी गोल्जी एपरेटस वर्क करता है, ठीक है। तो ये गोल्जी एपरेटस समझ में आया आपको? सेकेंड ऑर्गेनल था हमारा। अब इसके बाद हम देखते हैं, पहले इनको देखते हैं ये किस तरह से बने होते हैं, ठीक है, और ये किस तरह से फंक्शन करते हैं। अब ये देखो, ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। सपोज करो ये एक सेल है, सेल के अंदर ये एक न्यूक्लियस बना हुआ है, ठीक है। ये पूरा एक सेल है हमारा, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस बना हुआ है। ये जो रेड रेड दिख रहा है एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी है येलो येलो, और इसी से जुड़ा होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, कुछ इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है। और इस पर जो ये येलो येलो से डॉट से बन रहे हैं ये होते हैं राइबोसोम। तो ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर लगे होते हैं। और ये जो दूसरा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये है आपका गोल्जी एपरेटस। इसके अंदर ये जो ये एक बन रहा है इसको हम बोलते हैं वेसिकल्स, ठीक है। ये हमारी एक लेयर जो होती है ये बन जाती है, सिस्टन बना लेती हैं। ये वेसल्स क्या बना देती हैं? एक सिस्टन्स बना देती हैं। इसी के अंदर ये जो राइबोसोम है वो पैक होते हैं, ठीक है। और ये ट्यूबल्स, ये गोल गोल से इसके पास ये होते हैं, इसी से ये जो बने हुए हैं इस तरह के, ये इससे अलग होने के बाद क्या बनाते हैं? ट्यूबल्स बना लेते हैं। ये इससे अलग होते हैं क्या, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूबल्स कहते हैं। तो समझ में आया आपको किस तरह से ये सिस्टम होता है? अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स क्या होते हैं? ईआर के बाहर की लेयर पर लगे होते हैं, सरफेस पे, ईआर की ये सरफेस पे लगे होते हैं। फिर इसमें जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके बाद ये इसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में राइबोसोम्स अंदर चले जाते हैं। इनके अंदर जाने के बाद ये प्रोटीन बनाते हैं और इस तरह का सेल बना लेते हैं। इस तरह के ये गोल गोल से हो जाते हैं और ये मूव करने लग जाते हैं किसकी तरफ? ये मूव करते हैं गोल्जिकाय की तरफ, ठीक है। ये जो प्रोटीन बना ये प्रोटीन गोल्जिकाय में जाता है और गोल्जिकाय के बीच में जाके ये फिक्स हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ से प्रोटीन गया गोल्जिकाय में, गोल्जिकाय में जाने के बाद ये गोल्जिकाय में फिक्स हो जाता है। और गोल्जिकाय के बाद इसे जिस भी ऑर्गेनल में इसको ज़रूरत होती है, जहाँ सपोज़ अगर ये कोई ऑर्गेनल है, इसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो ये गोल्जिकाय इसको क्या करता है? इस प्रोटीन को यहाँ से इस ऑर्गेनल तक लेके चला जाता है ना। यहाँ से ये प्रोटीन इस तक आ जाता है और इस ऑर्गेनल्स की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और कुछ जो प्रोटीन होता है जिसकी ज़रूरत सेल को नहीं होती है, ठीक है, ऐसे प्रोटीन को वो सेल से बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो गोल्जी एपरेटस कुछ प्रोटीन को तो ऑर्गेनल्स को प्रोवाइड करा देता है जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और बाकी जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसको वो सेल से बाहर ले जाता है। स्टूडेंट, अब थर्ड ऑर्गेनल्स है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में बात करते हैं हम।
दीज आर टिनी लाइक ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये ग्रेन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, ग्रेन्यूल्स का मतलब छोटे छोटे दाने। दीज आर बाउंडेड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन, और ये बाउंडेड होती है लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन से। तो जो लाइसोसोम होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं, और दिखते कैसे हैं, ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की तरह, यानी छोटे छोटे दानों की तरह, कुछ इस तरह से गोल गोल दाने होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स बोलते हैं। और इसके अंदर होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है। ठीक है, अब इसका फंक्शन देखते हैं। द मेन फंक्शन इज डाइजेशन। लाइसोसोम का जो मेन फंक्शन होता है वो डाइजेशन करना होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम के कारण ये क्या करते हैं, डाइजेशन का वर्क करते हैं। दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। इनको वेस्ट डिस्पोजल की तरह जाना जाता है। ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल ही के तरह से होते हैं ये बिल्कुल ये। ठीक है, जैसे गार्बेज डिस्पोजल होता है उसी तरह से ये वेस्ट डिस्पोजल होते हैं लाइसोसोम। और इट हेल्प्स इन डाइजेशन फॉरेन एंड सेल मटेरियल्स। और ये क्या करते हैं, जो बाहर से आते हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं, और सेल मटेरियल और बाहर से आने वाले एलिमेंट्स को क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। जो बाहर से प्रोटीन्स वगैरह आ रहे हैं वो सेल मटेरियल के अंदर उसको डाइजेस्ट करने का काम क्या करते हैं, लाइसोसोम करते हैं। ठीक है, जैसे ये सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है, और ये एक बनाया मैंने लाइसोसोम, ऊपर जो बन रहा है ये लाइसोसोम है। ठीक है, अब बाहर से कोई मटेरियल अंदर आ रहा है सेल के अंदर, और ये वेस्ट है, मतलब ये नुकसान पहुंचाने वाला है सेल को। तो क्या करते हैं, ये देखो, ये जो सेल को नुकसान, इसके बाहर जो मेम्ब्रेन है इसके फटने से पहले लाइसोसोम क्या करता है, इसके पास आकर इसके पास आ जाता है। ठीक है, ये जो हानिकारक है इसके पास लाइसोसोम आ जाता है, और लाइसोसोम आने के बाद इसको क्या करता है, खा जाता है। ठीक है, इसको खा जाता है तो ये इसमें से गायब हो जाता है। ये बिल्कुल इस तरह से गायब हो जाता है ये, और ये इस तरह का वापस से सेल बन जाता है। तो लाइसोसोम जो भी वेस्ट डिस्पोजल आ रहा होता है उसको खा जाता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से सेल क्या रहता है, सेफ रह जाता है। और जो लाइसोसोम होता है इसका एक और नाम होता है जिसे हम सुसाइड बैग्स के नाम से जानते हैं। अब स्टूडेंट, आपके लिए क्वेश्चन है कि वाई लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइड बैग। लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर इसका आंसर आपको नहीं आए तो इसका पार्ट 2 देख लेना, मैं उसमें इनके आंसर प्रोवाइड आपको ज़रूर करा दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा तीसरा ऑर्गेनल्स था जो कि था लाइसोसोम। अब हम चौथे ऑर्गेनल्स की बात करते हैं जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। फोर्थ है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इट इज़ ए रोड शेप्ड स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म। इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एक रोड शेप स्ट्रक्चर होता है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये ओनली यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है। इट इज़ ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वेयर आउटर मेम्ब्रेन हैज़ स्पेसिफिक प्रोटीन एंड इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनसाइड टू फॉर्म चैम्बर कॉल्ड क्रिस्टे। ठीक है, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्पेसिफिक प्रोटीन और इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है जिसमें चैम्बर बने होते हैं, उसे हम क्रिस्टा कहते हैं। इसको समझ लेते हैं। ये जो रेड सा जो आपको दिख रहा है, इस जो बाहर की तरफ है इसे तो बोलते हैं हम आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन को ले जाते हैं। और ये जो दूसरा फोल्डेड पार्ट दिख रहा है आपको इनसाइड वाला, इसको कहते हैं हम इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। ठीक है, ये बाहर वाली तो आउटर मेम्ब्रेन होगी, अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन होगी। इनर मेम्ब्रेन में इस तरह के चैम्बर्स बने होते हैं। इन्हीं चैम्बर्स को क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। तो ये एक चैम्बर बन गया, ये 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, इस तरह से चैम्बर बनते हैं, इनको हम क्रिस्टे बोलते हैं। ठीक है, इस क्रिस्टे के अंदर क्या होते हैं, देखो डीएनए भी पाए जाते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, डीएनए। इनमें डीएनए पाए जाते हैं, और साथ साथ ये येलो दिख रहे हैं ये होते हैं राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। समझ में आया इसका डायग्राम कैसे? अब माइटोकॉन्ड्रिया को
अभी मैंने बताया था पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है या इसको स्टोरेज बैटरी भी कहा जाता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज ए पावर हाउस ऑफ सेल और स्टोरेज बैटरी। अब माइटोकॉन्ड्रिया का हम फंक्शन देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, इट्स ए फंक्शन देख लेते हैं। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंड स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन है एनर्जी को प्रोड्यूस करना और स्टोर करना। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एनर्जी को प्रोड्यूस और स्टोर करता है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। तो इस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर और प्रोड्यूस करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। इट हैव देयर आउन डीएनए एंड राइबोसोम। जैसा मैंने बताया इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसके फिफ्थ ऑर्गेनल की तरफ चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं फिफ्थ। स्टूडेंट अब बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ ऑर्गेनल है हमारा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होता है, दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ये केवल प्लांट सेल में होता है। इट हैव देयर आउन डीएनए। जो प्लास्टिड्स होता है ये केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और इसका अपना डीएनए होता है। ठीक है, प्लास्टिड्स का क्या होता है, डीएनए होता है। प्लास्टिड्स जो होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। प्लास्टिड्स दे 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स कौन कौन से, ल्यूकोप्लास्ट, पहला है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। अब ये तीनों होते क्या हैं इसको देखते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो वाइट कलर फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स। ये जो होता है वाइट कलर का होता है और ये सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अंडरग्राउंड का मतलब अंदर के पार्ट्स में पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो रेड या ब्राउन कलर का होता है। ये एरियल पार्ट पे पाया जाता है यानी सेल के ऊपर पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट। इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट कलर में ग्रीन होता है और ये भी कहाँ पाया जाता है, एरियल पार्ट्स में पाया जाता है। तो क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही, ये क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही सेल के एरियल पार्ट्स यानी ऊपर की तरफ पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं प्लास्टिड्स का फंक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट इसका फंक्शन है, देखो जो इसमें क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट है इसका फंक्शन क्या है ये देखते हैं पहले हम। तो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं, जो प्लांट्स होते हैं अपना खाना बनाते हैं उसको कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट होता है। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, इट इज़ ए स्टोरेज ऑफ मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन्स, ग्रेन्यूल्स। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, मटेरियल को स्टोरेज करने का काम करता है। ठीक है, ये स्टोरेज करता है मटेरियल को, कौन से मटेरियल को, स्टार्च को, ऑयल को और प्रोटीन्स के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको स्टोर करने का काम कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट करता है। अब स्टूडेंट लास्ट है इसका वैक्यूल्स। लास्ट ऑर्गेनेल है वैक्यूल्स। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन इन द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग वाटर, एमिनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स। जो वैक्यूल्स होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन होता है जो किसमें प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है, एमिनो एसिड होते हैं, शुगर होते हैं और कई तरह के ऑर्गेनिक एसिड पाए जाते हैं और कुछ प्रोटीन्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं यानी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स वाइल प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल, एनिमल सेल के अंदर तो स्मॉल साइज़ में होते हैं, जबकि प्लांट सेल की बात की जाए तो प्लांट सेल में वैक्यूल्स का जो साइज़ होता है वो काफ़ी लार्ज होता है। क्लियर है। इन सिंगल सेल्ड लाइक अमीबा वैक्यूल्स कंटेन द फूड आइटम। जो सिंगल सेल होता है जो अमीबा है उसके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं उसमें क्या होता है, फूड आइटम पाए जाते हैं। उसके अंदर फूड आइटम होते हैं, ये वाटर, अमीनो एसिड, शुगर ये नहीं होके क्या होते हैं, सिंगल सेल के अंदर फूड आइटम पाए जाते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन देख लेते हैं। वैक्यूल्स का फंक्शन है स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स। ये मटेरियल को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, वैक्यूल्स क्या करता है, जो भी मटेरियल है ये वाटर, एमिनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन्स, इन सबको क्या करता है, स्टोर करता है।
और सिंगल सेल में फूड को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। और इसका दूसरा फंक्शन है इम्पोर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर, जो अगर वाटर एक्सेस हो जाता है तो उसको भी स्टोर करने का काम कौन करते हैं, वैक्यूल्स ही काम करते हैं। तो ये हमारा जो वैक्यूल्स कंप्लीट हुआ, तो इस तरह से हमारे 6 ऑर्गेनेल्स कंप्लीट हुए, ठीक है। अब 6 ऑर्गेनेल्स के बाद अब हम लास्ट में जो हमारा बचा था राइबोसोम, अब राइबोसोम को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। राइबोसोम क्या है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम इट इज़ ए माइन्यूट पार्टिकल कंसिस्टिंग ऑफ आरएनए। जो राइबोसोम होता है, ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम क्या है, एक माइन्यूट पार्टिकल होता है जिसके अंदर आरएनए पाया जाता है, ठीक है। एक छोटा सा पार्टिकल है जिसके अंदर आरएनए, आरएनए क्या होता है ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी ध्यान रखना। इसकी फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है राइबोसोम, क्लियर है। इस राइबोसोम में, राइबोसोम आर द मेन साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करती है। एंड ऑल्सो प्रोटीन ट्रांसपोर्टेड टू एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम। और जो राइबोसोम होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करते हैं किसकी तरफ, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की तरफ। तो स्टूडेंट ये चैप्टर हुआ फिनिश, और आपको अच्छा लगा तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के अंदर मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं अब आपको इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहूँगा और आप उसे देखते रहिए, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को दोबारा से रिवाइज़ करके देखिए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।